वेलकम टू MWA। आज है 10 मई 2026 और 10 मई करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस डीप डाइव में ना हम करंट अफेयर्स को बस रटने नहीं वाले हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ, हम इन्हें ना ट्रिक्स और कंसेप्ट्स के थ्रू सीधा दिमाग में फिट करेंगे ताकि एग्जाम में आपके 100% मार्क्स आएं। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली हेडिंग से, थॉमस कप 2026। राइट। तो फैक्ट ये है कि इसका विजेता रहा है चाइना और ये उनका 12वां खिताब है। बाप रे, 12वां खिताब। हाँ, और उप विजेता यानी रनर अप रहा है फ्रांस और इसका आयोजन डेनमार्क के होनसन शहर में हुआ था। अच्छा, और अगर अब भारत के प्रदर्शन की बात करें तो इंडिया ने यहाँ ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता है। ये बैडमिंटन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। बिल्कुल। देखिए, बैडमिंटन में ना स्टैमिना और एजिलिटी बहुत चाहिए होती है और चाइना का इसमें इतना दबदबा इसीलिए है क्योंकि उनका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बचपन से ही एथलीट्स को एक मिलिट्री की तरह ट्रेन करता है। हाँ, मतलब वहाँ टैलेंट मैन्युफैक्चर होता है। एग्जैक्टली, वही बात है। तो ट्रिक लिख लीजिए दोस्तों। एक हैक है इसको याद रखने का कि थॉमस ने चाइना जाकर बैडमिंटन में फ्रांस को फाड़ दिया। फाड़ से फ्रांस और चीर फाड़ वाला चीर से चाइना। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया मिनमोनिक है। हाँ, तो अब आते हैं टेस्ट जोन पर। मेरा MCQ दोस्तों के लिए है कि थॉमस कप 2026 किस देश ने जीता? इसका आंसर है चाइना। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। राइट। अब खेल के मैदान के बाद ना सीधा चलते हैं न्याय के मैदान में। अगली हेडिंग है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या। हाँ, तो नई संख्या अब 34 से बढ़कर 38 हो गई है और दोस्तों इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं। ओके। और इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी है PM मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2026 के तहत। पर सर, यहाँ मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है। मतलब क्या सिर्फ टॉप कोर्ट में 4 जज बढ़ा देने से जो लाखों पेंडिंग केस हैं ग्राउंड पर वो खत्म हो जाएंगे? देखिए, सीधा सा जवाब है नहीं। सिर्फ वहां जज बढ़ाने से पेंडेंसी तो पूरी खत्म नहीं होगी, पर हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने में और जो राष्ट्रीय महत्व के बड़े मामले हैं उनकी सुनवाई थोड़ी तेजी से होगी। मतलब असली सफाई के लिए ग्राउंड लेवल पर अभी भी बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो दोस्तों, मिमोनिक ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अब 38 लोग आकर इंसाफ करेंगे। 38 लोग आकर? सही है, सीधा दिमाग में जाएगा। तो टेस्ट जोन में आते हैं। कुल संख्या अब कितनी कर दी गई है? आंसर है 38। और मंजूरी किसने दी इसको? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अब सुप्रीम कोर्ट की बात हुई रही है तो चलिए देखते हैं देश के किस राज्य ने न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया है। अगली हेडिंग है भारत की पहली 100% पेपरलेस न्यायपालिका। और इसका फैक्ट है कि सिक्किम पहला पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका बन गया है। और इसके साथ एक और एक्स्ट्रा जानकारी जोड़ लीजिए कि ऑपरेशन हिम सेतु भी सिक्किम में ही लॉन्च हुआ था। ओह, वही ना जो इंडियन आर्मी ने लैंडस्लाइड में फंसे टूरिस्ट को बचाने के लिए चलाया था। हाँ, वही ऑपरेशन। आप सोचिए, स्टूडेंट्स पहले कोर्ट रूम्स में मतलब फाइलों के ऐसे पूरे पहाड़ लगे होते थे। अब सिक्किम ने इस पूरे सिस्टम को एक डिजिटल स्क्रीन पर समेट दिया है। सही कहा आपने। पहाड़ी इलाकों में वैसे ही फिजिकल फाइल्स को मूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो ट्रिक याद रखिए दोस्तों, सिक्का चलता है वहां पेपर नहीं चलता। सिक्का से सिक्किम याद रहेगा। बहुत अच्छा। तो MCQ सुनिए। पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और ऑपरेशन हिमसेतु का संबंध किस राज्य से है? वो भी सिक्किम से है। अब पेपरलेस कोर्ट की बात हमने की तो अब देखते हैं कि अखबारों यानी प्रेस को कितनी आज़ादी मिली हुई है। हेडिंग है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026। इस इंडेक्स में टॉप देश रहा है नॉर्वे, जो लगातार 10वीं बार नंबर 1 पर बना हुआ है। और सबसे नीचे कौन है? सबसे निचला देश है एरिट्रिया, 180वीं रैंक पर है ये। और अपने भारत की रैंक क्या आई है इसमें? भारत की रैंक 157 है, जो कि कई पड़ोसी देशों से भी काफी नीचे है और इसे जारी करता है पेरिस का रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था। ये 157 रैंक तो काफी चिंता की बात लग रही है। ऐसा क्यों है सर? देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ना मुख्य रूप से पत्रकारों की सुरक्षा और वहां के कानूनी ढांचे को देखता है। भारत में पत्रकारों पर होने वाले मुकदमे और हमले इसका बड़ा कारण है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स इस वेस्टर्न मेथोडोलॉजी पर सवाल भी उठाते हैं जरूर। तो ट्रिक दोस्तों ये है याद रखने की, प्रेस वाले
157 यानी 157 बार एक साथ सच बोलते हैं। हाँ, 17 से 157। तो एमसीक्यू टाइम, भारत का स्थान बताइए 157। और टॉप देश कौन सा है इस लिस्ट में? आंसर है नॉर्वे। अब भले ही प्रेस की आज़ादी कम रैंक हो, लेकिन हमारे पत्रकारों का टैलेंट कहीं से कम नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। तो हेडिंग है पुलित्जर पुरस्कार 2026, भारतीय विजेता है सुपर्णा शर्मा और आर.के. आनंद। राइट। और क्षेत्र है पत्रकारिता यानी इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग। और इन्हें किस लिए मिला है? इन्हें मिला है साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल निगरानी पर बेहतरीन रिपोर्टिंग करने के लिए। और इनके साथ सहविजेता नैटली ओबिको पियर्सन भी रही हैं इसमें। आजकल देखिए ना, हर दूसरे दिन साइबर फ्रॉड के खतरे सामने आते हैं। इन जर्नलिस्ट ने उस डिजिटल थ्रेट को बहुत अच्छे से उजागर किया है। बिल्कुल, बड़ा काम किया है इन्होंने। तो हैक लिखिए दोस्तों, पुलिस ने यानी पुलित्जर ने सुपर्णा और आनंद को साइबर फ्रॉड से बचाया। जबरदस्त ट्रिक है। चलिए टेस्ट जोन देखते हैं, किन भारतीय पत्रकारों को ये मिला। सुपर्णा शर्मा और आर.के. आनंद को। और ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता। अब इस साइबर दुनिया से निकलकर देश की लाइफलाइन यानी रेलवे ट्रैक पर आते हैं दोस्तों। हेडिंग है भारत का 18वां रेलवे जोन, और नया जोन बना है दक्षिण तटीय रेलवे यानी साउथ कोस्ट रेलवे। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? इसका मुख्यालय बनाया गया है विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ओके, पर इसको बनाया कैसे गया है? इसका निर्माण ना पूर्व तटीय और दक्षिण मध्य रेलवे के कुछ हिस्सों को काटकर अलग से किया गया है। पर सर, एक नए रेलवे जोन की अचानक प्रशासनिक जरूरत क्यों पड़ गई देश में? देखिए, रेलवे का नेटवर्क ना बहुत ही विशाल है, तो जब कोई जोन बहुत बड़ा हो जाता है तो ऑपरेशंस और सेफ्टी को ठीक से मैनेज करना मुश्किल होता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को और बेहतर और डिसेंट्रलाइज करने के लिए नया जोन बनाना पड़ता है। अच्छा, मतलब काम को आसान करने के लिए। बिल्कुल वही बात है। तो इसको याद रखने का निमोनिक है 18 की उम्र में दक्षिण तट पर विशाखा से मिले। परफेक्ट कनेक्शन। तो एमसीक्यू पूछते हैं, 18वां और सबसे नया जोन कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे। और मुख्यालय कहां पर है इसका? आंसर है विशाखापत्तनम। अब रेलवे ट्रैक से हमारा देश सीधे अंतरिक्ष की ओर उड़ान भर रहा है एक नई अचीवमेंट के साथ। वाह! हेडिंग है भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न। कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। और उपलब्धि क्या है कि ये फर्स्ट इंडियन स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गई है। यूनिकॉर्न का मतलब उन स्टार्टअप से होता है दोस्तों जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाती है। ये बिल्कुल स्टार्टअप दुनिया के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की तरह है जो रुकता नहीं है। हाँ, बहुत सही एनालॉजी दी आपने। पहले हम स्पेस के लिए सिर्फ आईएसआरओ पर निर्भर थे, पर अब ना प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस में कमाल कर रही हैं। तो निमोनिक क्या होगा इसका? स्पेस में यूनिकॉर्न, आसमान की जड़ यानी स्काई रूट तक गया। अच्छी ट्रिक है, दिमाग में रहेगी। तो एमसीक्यू आपसे पूछते हैं दोस्तों, पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काई रूट एरोस्पेस। और यूनिकॉर्न कब कहा जाता है किसी स्टार्टअप को? जब कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन हो जाए तब। अब जैसे हमारी कंपनीज ग्लोबल हो रही हैं ना, वैसे हमारे लोग भी विदेश में झंडे गाड़ रहे हैं। सही कहा आपने। अगली हेडिंग है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 यानी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। और फैक्ट ये है कि टॉप रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश अपना भारत बन गया है, पूरे $137.67 अरब के साथ। और इसमें दूसरा स्थान है मेक्सिको का और तीसरे पर है फिलीपींस। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये IOM यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जारी करता है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सिंपल हिंदी में बता दूं कि रेमिटेंस का मतलब है विदेश में काम करने वाले जब वहां से अपने देश पैसा भेजते हैं ना, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। हाँ, और ये जो पैसा आता है ना, ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। तो हैक सुनिए इसका। भारत के लोग विदेश जाकर सबसे ज्यादा पैसा यानी रेमिटेंस घर भेजते हैं। सिंपल और इफेक्टिव बात है। चलिए MCQ हो जाए। शीर्ष प्रेषण या रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? आंख बंद करके लगाइए, भारत। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र के IOM द्वारा। अब इकोनॉमी की उड़ान के बाद बात करते हैं हमारे इकोसिस्टम और पर्यावरण की जमीन पर। अगली हेडिंग, पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन स्थल रहा अपना न्यू दिल्ली। और दोस्तों, ये इसका पहला संस्करण है। और डेट क्या थी इसकी? डेट थी 1 से 2 जून 2026। और इसकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। सही। पर सर, मेरा एक बेसिक डाउट है यहाँ, ये बिग कैट में आते कौन कौन से जानवर हैं? देखिए, इसमें 7 बड़ी बिल्लियां आती हैं, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ,
स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर और चीता। अगर हम इन्हें बचाएंगे तभी तो पूरा फूड चेन बचेगा ना। मतलब नेचर का पूरा बैलेंस इन्हीं एपेक्स प्रेडेटर्स पर टिका है। एग्जैक्टली, वही साइंस है इसके पीछे। तो ट्रिक है दोस्तों कि बड़ी बिल्ली यानी बिग कैट दिल्ली में दहाड़ी। बढ़िया। तो एमसीक्यू में बताइए, मेजबानी कौन से शहर करेगा? न्यू दिल्ली करेगा। और इस साल थीम क्या है? थीम है सेव बिग कैट सेव ह्यूमैनिटी। चलिए अब पर्यावरण बचाने का एक और बड़ा जबरदस्त कदम देखते हैं जो भारत ने गुजरात में उठाया है। हाँ, हेडिंग है भारत का पहला ग्रीन मीथेन संयंत्र, और इसकी स्थापना हुई है दीनदयाल बंदरगाह, कांडला, गुजरात में। और इस प्लांट का काम बड़ा मजेदार है, कचरे से फ्यूल बनाना। बिल्कुल। और इसमें जो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है ना, वो है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नाम का एक आक्रामक खरपतवार यानी वीड। तो इससे कच्छ के घास के मैदानों को बर्बाद होने से भी बचाया जाएगा। भाई ये तो एक तीर से दो शिकार वाला मस्त काम हो गया। सही कहा आपने, कचरा प्रबंधन भी हो गया और ग्रीन फ्यूल भी, दोनों साथ में मिल गए। ट्रिक दोस्तों जल्दी से लिख लो, कांडला में कांड करके ग्रीन मेथनॉल बनाया। हाँ। चलिए टेस्ट जोन की बारी। ये प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कांडला, गुजरात में। और कच्चा माल इसमें क्या यूज होगा? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नाम का खरपतवार। अब आते हैं इकोनॉमी के सबसे बेस यानी बैंकिंग सेक्टर की खबर पर। हेडिंग है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। तो नई नियुक्ति हुई है रोहित जैन की मई 2026 में, और संस्था तो आपको पता ही है, भारतीय रिजर्व बैंक। और एक जानकारी दोस्तों के लिए कि आरबीआई में अधिकतम 4 डेप्यूटी गवर्नर ही हो सकते हैं। सर थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करेंगे क्या स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, देखिए बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। टॉप पर होते हैं एक आरबीआई गवर्नर, और इतने बड़े सिस्टम को अकेले चलाना मुश्किल है, इसलिए उनकी मदद के लिए और अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने के लिए 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। अच्छा, अब पूरा क्लियर है। तो ट्रिक इसकी क्या बनेगी? रोहित ने आरबीआई में डेप्यूटी की सेंचुरी मारी। क्रिकेट से जोड़ दिया, रोहित शर्मा की तरह। अच्छा है, एमसीक्यू टाइम। नए डेप्यूटी गवर्नर कौन बन गए हैं? रोहित जैन। और अधिकतम कितने डेप्यूटी गवर्नर हो सकते हैं एक वक्त पर? आंसर है पूरे 4। अब बैंकिंग की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया से निकलकर आते हैं ह्यूमैनिटी यानी मानवता पर। हेडिंग है विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026। फैक्ट ये है दोस्तों कि ये 8 मई को मनाया गया, और 2026 के लिए इसकी थीम है मानवता में एकता यानी यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी। और एक बात और, ये हेनरी डोनाल्ड जो रेड क्रॉस के संस्थापक थे ना, उनकी याद में मनाया जाता है। बिल्कुल। आप देखिए, चाहे कोई युद्ध हो या नेचुरल आफ्ता हो, रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स हमेशा वहां लोगों की जान बचाने सबसे पहले पहुंचते हैं, बिना किसी भेदभाव के। सही कहा, एकदम निष्पक्ष होकर। तो ट्रिक दोस्तों ये याद रखनी है कि 8 यानी 8 दिशाओं में रेड क्रॉस मदद करता है। 8 दिशाओं से 8 में याद रखना। गुड कनेक्शन। टेस्ट जोन में आते हैं। कब मनाया जाता है ये दिवस? 8 मई को। और थीम क्या है इस बार की? मानवता में एकता। अब सर आज का आखिरी टॉपिक है जो थोड़ा इस शांति और मानवता से उल्टा है, दुनिया का जियोपॉलिटिकल तनाव। हाँ, हेडिंग है प्रोजेक्ट फ्रीडम। ये एक नौसैनिक ऑपरेशन या नॉवल ऑपरेशन है, और इसे लॉन्च किया है अमेरिका ने। और इसका लोकेशन या स्थान कहाँ है? स्थान है हुर्मुज जलदम्रु मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, और इसका मुख्य उद्देश्य ईरान द्वारा रोके गए व्यापारिक जहाजों को वहां से सुरक्षित निकालना है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है सर? क्योंकि देखिए, दुनिया का जो आधे से ज्यादा तेल का व्यापार है ना, वो इसी पतले से समुद्री रास्ते से होता है। अगर ये गलती से भी ब्लॉक हुआ तो पूरी दुनिया में महंगाई आ जाएगी। अच्छा, अब समझ आई बात। तो ट्रिकरी दोस्तों इसकी बड़ी मजेदार है। अमेरिका ही दुनिया भर में फ्रीडम बांटता फिरता है। सही कहा। एमसीक्यू लीजिए, प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया? अमेरिका ने। और किस जलदम्रु मध्य से जहाजों को निकाला जा रहा है इसमें? आंसर है हॉर्मुज। तो दोस्तों फटाफट हमने आज स्पोर्ट्स, एससी जजेस, सिक्किम के पेपरलेस कोर्ट्स और प्रेस इंडेक्स सब कवर कर लिया। और साथ में स्पेस यूनिकॉर्न और जियोपॉलिटिक्स को भी अच्छे से समझा। बिल्कुल। पर आज ना एक थॉट मैं देके जा रही हूँ दोस्तों। सोचिए, जिस अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया है, क्या वहां प्रेस को 100% फ्रीडम सच में है? और क्या सिर्फ तेज वाले जहाजों को बचाने से ही इस दुनिया में सच्ची आजादी आ सकती है? इस पैराडॉक्स पर जरूर विचार कीजिएगा। और हाँ, आज का स्टूडेंट क्वेश्चन भी सुन लो। इन टॉप एमसीक्यूज में से आपके कितने सवाल बिना ट्रिक के सही हुए हैं? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताओ। दोस्तों आज हमने 10th में करंट अफेयर्स को कंप्लीट सीक्वेंस में डिटेल से समझा। अगर आपको क्लास यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मंजिल विद अंसारी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें